नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाबा हिस्ट्री वाले पर। साथियों, हम पढ़ रहे थे इतिहास और इतिहास की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम इतिहास का वर्गीकरण को देखेंगे। इतिहास का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया और उन्हीं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, मैं बता दूं कि हम इतिहास की ये एक ऐतिहासिक क्लास है जो लगातार चलने वाली है। साथियों, यकीन मानिए, आप इस चैनल पे पढ़ने के बाद में जो कंपटीशन एग्जाम है वहां के कोई सा भी क्वेश्चन उठा सकते हैं और कोई सा भी क्वेश्चन क्लास को पढ़ने के बाद में लगाएंगे, आपसे 100% क्वेश्चन बनेगा। मतलब उससे बाहर नहीं जाएगा। बस आपको करना क्या है, हमारे साथ जुड़कर लगातार ये क्लासें देखते रहना है और जो भी डाउट आए आपके, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। तो साथियों, अब देखते हैं हम इतिहास का वर्गीकरण और आप भी एकदम देखिएगा। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब इतिहास का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया, कौन ऐसा महाअनुभवी हुआ, कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने इतिहास का वर्गीकरण किया और इतिहास का वर्गीकरण करने का उसने पहली बार प्रयास भी किया। तो क्रिस्टोफर सेल्सियस नाम का एक व्यक्ति था जिसने इतिहास का वर्गीकरण किया, जो आपको दिख रहा होगा ऊपर। अब इतिहास का वर्गीकरण उसने 3 कालखंडों में किया। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल और दूसरा है आद ऐतिहासिक काल। मतलब प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल का समय अवधि हम देखते हैं तो 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के काल को क्या कहते हैं साथियों? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और आद ऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को क्या कहते हैं साथियों? आद ऐतिहासिक काल। और 600 ईसा पूर्व से अब तक जो चल रहा काल उसको क्या कहते हैं, यानी कि वर्तमान तक चलने वाले काल को क्या कहते हैं साथियों? ऐतिहासिक काल। इस तरह से इतिहास का वर्गीकरण 3 काल खंडों में किया गया। प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो अब प्राग ऐतिहासिक काल क्या है सर? अब हम उसी पर चर्चा करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब जिस काल के बारे में, प्राग ऐतिहासिक काल जिस काल के बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। मतलब कि क्या? जिस काल के बारे में हमें कोई लिखित जानकारी तो प्राप्त नहीं होती है, लेकिन पूरा तात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। सर, पूरा तात्विक साक्ष्य क्या है? जैसे कि पहला हम ले लेते हैं भीमबेटका की गुफा। उदाहरण में हमने लिख रखा है, लेकिन और अच्छे से समझते हैं हम पूरा तात्विक साक्ष्यों से। जैसे कि पूरा तात्विक हथियार औजार मिल गए उस काल के मानव के, मटके मिल गए, यानी कि उस काल के मानव बर्तन के यूज में क्या करता था, औजार के रूप में पत्थरों के कौन कौन से औजार प्राप्त हुए और उनसे संबंधित बहुत सारी गुफाएं मिली जिसमें उनके साक्ष्य मिले। मतलब वो है पूरा तात्विक साक्ष्य। अब देखते हैं आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल में साथियों क्या हुआ कि लिखा तो गया है, हमें लिखित साक्ष्य तो मिले, लिखित साक्ष्य मिलने के बाद में पूरा तात्विक साक्ष्य भी मिले, लेकिन जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उस काल के मानव ने इस प्रकार से लिखा, इस प्रकार से लिखा तो आज का मानव उसे पढ़ भी नहीं सकता। समझ सकते हो साथियों, उस काल का मानव कितना इंटेलिजेंट होगा जो इस तरीके से लिख के गया जो आज तक किसी से पढ़ा नहीं गया। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, जैसे कि ताम्र युगीन संस्कृति की लिपि। मतलब उस समय के मानव ने जो लिखा है उसके बारे में आज तक किसी के द्वारा पढ़ा नहीं गया। वो एक चैलेंज का विषय बना हुआ है अभी तक। ऐतिहासिक काल मतलब ऐतिहासिक काल, इसका कालक्रम हमने बताया था 600 ईसा पूर्व से वर्तमान यानी कि अब तक का। तो इस काल में साथियों हमें पूरा तात्विक साक्ष्य भी मिले, लिखित साक्ष्य भी मिले और जो अभी वर्तमान समय के साक्ष्य भी मिले। लेकिन इसकी एक विशेषता यह है, जो लिखा गया है उसको हम आसानी से पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। मतलब जैसे कि मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और दूसरा आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि आधुनिक इतिहास जो अभी वर्तमान स्थिति में चल रहा है। इस काल में जो लिखा गया है
उसको लिखा गया है, उसको पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, उसका एक निश्चित अर्थ भी निकाला जा सकता है। किसके बारे में? ऐतिहासिक काल में। अब हम प्राग ऐतिहासिक काल को 3 पार्ट ऑफ डिवाइड यानी कि 3 पार्टों में बांटा गया है, यानी कि 3 भागों में और अलग अलग कर दिया गया है। तो कौन कौन से हो गए? प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल का समय अवधि रखी गई है साथियों 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, और मध्य पाषाण काल की समय अवधि रखी गई है 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। और नवपाषाण काल की समय अवधि रखी गई है 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। अब आपका क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर ये समय अवधि क्या एकदम सही है या एकदम एक्यूरेट है, या उस काल का मानव लिखकर मर गया है कि अब जो हमारे आने वाले जो भी हमारे वंशज होंगे जो हमारे समय अवधि को पढ़ेंगे? ऐसी बात नहीं है साथियों। बात यह है कि हमें इन कालखंडों को जो डिवाइड किया हमने एक आधार को माना। मतलब कि अगर हम किसी चीज को, जैसे कि हम खरीदते हैं कपड़े, सिंपल सी भाषा में समझना, हमने 2020 में कोई कपड़ा खरीदा, कहीं कपड़ा खरीदा और उसको हमने यूज किया मतलब 2-4 मंथ पहना, और पहनने के बाद क्या हुआ साथियों? उसको उतार के रख दिया। लेकिन समय अवधि के साथ धीरे धीरे उसका रंग भी उड़ेगा, उस कपड़े की क्वालिटी में भी गिरावट आएगी। जब अब उसी कपड़े को हम 2024 में देखेंगे तो हमको क्या लगेगा उसको देखने के बाद में कि ये कपड़ा थोड़ा पुराना है। मतलब कब का है? लगभग 2000 के समय का है। तो ऐसे उन्होंने जब उस समय के मानव ने जो हथियार, औजार, उपकरण, ऐसी चीजें बनाई थी और उन चीजों में समय के साथ परिवर्तन देखने को मिला। मतलब कि पहले औजार कैसे थे, बाद में कैसे है, फिर कैसे हो गए। मतलब कि तीनों स्थिति में अलग अलग परिवर्तन देखने को मिला। इसी परिवर्तन और समय अवधि के आधार पर और इसी जलवायु, मतलब जलवायु को भी देखेंगे क्योंकि कहीं पर गर्मी अधिक, कहीं पर ठंड अधिक, कहीं पर बारिश अधिक, तो अलग समय अवधि मिलती है हमें देखने को। तो इन्हीं पत्थरों के औजार या उस काल के मानव द्वारा उपयोग किए गई वस्तुओं, चीजों के आधार पर हमने इन कालखंडों को हमारे समझने के हिसाब से आसान बनाने के लिए 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, यानी कि बांट दिया है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो हमने यहाँ पर नोट में लिख भी रखा है, जैसे कि इस कालक्रम का विभाजन, इस कालक्रम का विभाजन, इस कालक्रम का विभाजन, इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर के उपकरण, औजार के आधार प्रकार, बनावट के आधार पर तथा जलवायु परिवर्तन के आधार पर किया गया। मतलब इसका विभाजन हमने मानव के जो यूज में आने वाले दैनिक दिनचर्या में आने वाले साधनों के आधार पर किया है। अब साथियों हम विस्तार से पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल को। देखिएगा पूरा पाषाण काल, आइए देखते हैं पूरा पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल का हम एक शाब्दिक अर्थ देखते हैं अपनी एक सिंपल भाषा में। पूरा पाषाण काल का मतलब है पूरा, मतलब पूरा यानी कि संपूर्ण, पाषाण मतलब पत्थर, कि पूरा का पूरा ही काल पत्थरों का काल था। मतलब पूरा पाषाण काल किस आधार पे है कि पूरा का पूरा पाषाण काल पत्थरों के आधार पर था, और पत्थरों में भी साथियों कौन से? बड़े पत्थरों का काल। यानी कि इस काल के मानव ने जो भी हथियार, औजार और अपनी दैनिक दिनचर्या में जिस भी चीज का उपयोग किया है वो सबसे ज्यादा किसका किया है? पत्थरों को। चाहे वो जानवरों का शिकार करने के लिए उसने औजार बनाए हो, चाहे उसने रहने के लिए गुफाएं बनाई हो, वो पूरी की पूरी पत्थरों से संबंधित थे। यानी कि पूरा का पूरा पाषाण काल पत्थरों का काल। इस काल का समय अवधि तो हमने देख के लिया था कि 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, लेकिन इस काल के बारे में एक निश्चित अनुमान किस आधार पे लगाया और सबसे पहला ऐसा क्या हमें मिला है जिसके आधार पर हमने इस काल के बारे में जानकारी मिली है। मतलब इस काल को जानने का सबसे पहला प्रयास कहाँ से किया है, हम उसी के बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम
1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने दक्षिण भारत के पल्लवरम, ये वर्तमान मद्रास में एक स्थान है, जहां से उसे एक कुल्हाड़ी मतलब हैंडेक्स मिली। उस जमाने की कुल्हाड़ी उस मानव को मिली, जिसने कौन सा मानव को मिली? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। तो उस काल की एक कुल्हाड़ी मिली। साथियों, उस काल की कुल्हाड़ी कैसी होती थी? जैसे कि वो इस तरह की कुल्हाड़ी होती थी उस काल की, ऐसा ये पत्थरों की कुल्हाड़ी होती थी। तो वो क्या करता था, इसमें ऐसे धार बना लेता था नीचे, तो उसमें कोई जो लकड़ी का डंडा लगा रहता है, वो डंडा वंडा कुछ नहीं लगा रहता था। वो डायरेक्ट ऐसे दोनों हाथ से पकड़कर जानवरों को यूं करके मारता था। इस तरीके से जानवरों को वो मारता था। और इसका उपयोग वो किस काम में करता था? जैसे कि किसी वृक्ष की छाल निकालनी हो, किसी जानवर की खाल निकालनी हो, इस तरह से वो इसका उपयोग करते था। या किसी जानवर के सिर फोड़ना हो, या एक जानवर दूसरे जानवर का सिर फोड़ दे, तो इस आधार पर इस कुल्हाड़ी का वो उपयोग करता था। और दूसरा, अगर उसे किसी मांस के टुकड़ों को काटना है तो उससे इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता था। तो जो 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने दक्षिण भारत के पल्लवरम नामक स्थान पर एक सर्वे किया, उस सर्वे में उसे बहुत सारी जगह जगह से ऐसी कुल्हाड़ियां, यानी कि उस काल की ऐसी कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई है। और उससे उसने अंदाज लगाया, मतलब उसको कार्बन डेटिंग के माध्यम से देखा गया कि इसका समय अवधि कितनी पुरानी है। तो उसे जब उसने देखा तो उस साक्ष्यों के आधार पर उसे पता चला, उस सर्वे के अनुसार उसे पता चला कि इसका समय अवधि ये रहा है। कौन सा? 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। अब इस काल के मानव के बारे में हम थोड़ी सी औजारों के बारे में जानकारी पढ़ते हैं। पहले तो उसकी दशा देख लेते हैं। दशा में कैसे थे? ये मानव अत्यंत बर्बर था, असभ्य था और नदियों के किनारे रहता था। तो सर, अत्यंत बर्बर था, असभ्य था, नदियों के किनारे रहता था, इसका अर्थ क्या होगा? इसका सिंपल सा अर्थ ये मान सकते थे, उस काल के मानव को एक सामाजिक जीवन में रहने का कोई ज्ञान नहीं था। सिर्फ उसे मतलब था पेट भरने से और जीवित रहने से। मतलब कि उसको कपड़े पहनने का भी अनुभव नहीं था, उसको कपड़े पहनने का भी ज्ञान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब उसका मध्य पाषाण आता गया तो उसने जानवरों की खाल को तो मतलब मांस को खाया। उसने देखा यार खाल है, तो खाल को तो अपन कुछ ना कुछ यूज में लाते हैं, तो खाल को उसने लपेट लिया ताकि ठंड से बचा रहे। तो हम देखते हैं इस काल का मानव अत्यंत बर्बर था, यानी कि जंगलों में घूमता रहता था, नदियों के किनारे वो रहता था। अब नदियों के किनारे रहने का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट ये हो सकता था कि उस काल का मानव कच्चा मांस खाता था, जानवरों का शिकार करता था। अब जानवरों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता तो पड़ती है, पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो जब जानवर नदी के किनारे पानी पीने आएगा, जानवर नदी के किनारे पानी पीने आएगा, तो वो छुपकर उसको मारेगा, और उसको मारेगा तो वो मर जाएगा, और मर जाएगा तो उसका मांस से वो क्या करेगा? अपना पेट भरेगा। इसलिए उसने दिमाग लगाया, मतलब उसके पास थोड़ा तो दिमाग था, उसने दिमाग लगाया कि जंगलों में भटकने से अच्छा क्या है, हम नदी के किनारे आराम से रहे। लेकिन साथियों, उसे नहाने धोने का ज्ञान नहीं था, वो तो बारिश में ही नहाता था, उसको इतना अनुभव नहीं था कि मैं अच्छा नहा धोकर एकदम चंपाकली लग जाऊं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं था। तो वो नदियों के किनारे रहने का उसका एकमात्र उद्देश्य यही था। अब निवास गुफाओं में रहता था, मतलब कि ठंड के टाइम में वो गुफाओं में चला जाता था और फिर आराम से नदियों के किनारे रहता था। भोजन, जानवरों का शिकार करना, कच्चा मांस प्राप्त करना, और जंगल में रहता था तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, कंदमूल फल भी खा लेता था। मतलब कि पूर्ण रूप से ये मानव जंगली जानवर और जंगल पर ही निर्भर था, उसको कृषि खेती का कोई ज्ञान नहीं था। सिंपल से अर्थों में ये समझ सकते थे। और उसे उस काल में आग तो थी। मान लीजिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई सा जानवर आया और आदि मानव के पास था पत्थर का औजार, उसने मारा हिच के पत्थर के औजार की जानवर में, जानवर तो निपट गया, लेकिन वो भाटा, यानी कि पत्थर, हमारे गांव में भाटा बोलते हैं उसको, वो भाटा दूसरे भाटे से टकराया, और टकराया तो उसमें से हुई चिंगारी उत्पन्न। क्या हुई? चिंगारी उत्पन्न। सिंपल से अर्थों में चिंगारी उत्पन्न हुई। तो उसको एक अचंबा लगा कि यार ये क्या चीज नहीं आ गई, और ये क्या, मतलब ये क्या हो सकती। तो वो दूर दूर से डरता था, डरने लगा कि साला ये क्या चीज है यार, मतलब जल रही है, तब दे रही है। उसको तब का भी पता नहीं था, उसको बस वो फील करता था, महसूस करता था कुछ न कुछ अचंबा ये है।
तो ऐसे उसने आग तो देखी थी, लेकिन आग से वो बिल्कुल भी परिचित नहीं था कि इसका क्या उपयोग किया जाए, या हम कच्चे मांस को चबा चबा कर खा रहे हैं, उसको पका कर भी खाया जा सकता है। उसको ऐसा पूरा पाषाण काल में कोई भी ज्ञान नहीं था। तो साथियों, हमने पढ़ा है पूरा पाषाण काल एकदम अच्छी तरीके से। अब साथियों, हमने नीचे लिख रखा है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि पूरा पाषाण काल से बनने वाले कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाएं पूछती है, उन तथ्यों पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। इसी के लिए मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।